Hello student, myself NK Singh and you are watching NKS Academy। इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डायपोल के वजह से बहुत सारे पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख लिया था। आज के वीडियो सेशन में डायपोल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो सेशन में थोड़ी डिफरेंट टॉपिक हम लोग कर रहे होंगे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग किसी भी डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे और उसका बिहेवियर चेक करने वाले हैं, यानी उस पर फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका मोशन कैसा होगा, इन सब पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, whenever a dipole is placed in uniform external field, then what its behavior says. So first of all, we should discuss about the force. Right? तो हमें क्या डिस्कस करनी है? फोर्स डायपोल पे। अब फोर्स का आइडिया कहां से आया उससे मैं आपको क्लियर बताऊं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी चार्ज को डालते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगती है Q टाइम्स ऑफ E, ये तो आपको पता है। और डायपोल सिस्टम में तो दो चार्जेस मौजूद हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो डेफिनेटली फोर्स का तो क्वेश्चन उठता है ना कि इस पे भी फोर्स लगेगी, इस पे भी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स क्या होगी, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सपोज करो कि आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गिवन है और ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे कोई भी डायपोल मैंने बना रखा है ऐसे नॉर्मल सा। तो प्लस पे तो फोर्स आपको पता ही है फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस पर फील्ड के जस्ट अपोजिट। क्लियर है? तो साफ दिख रहा है कि इस स्पॉट पे राइट साइड फोर्स लग रही है और सेम वैल्यू की, और इस पर ऑब्वियसली किधर लग रही है, लेफ्ट साइड लग रही है सेम वैल्यू की। अब सेम वैल्यू क्यों? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। तो नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0। क्लियर है? तो इस चीज को आप अच्छे से वाच कीजिए कि किसी भी डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो नेट फोर्स क्या होती है? 0। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो ध्यान से सुने, क्या वो ट्रांसलेट करेगी एज ए होल सिस्टम, यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या आगे शिफ्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास ना पीछे शिफ्ट करेगा और ना आगे शिफ्ट करेगा। सो क्या इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन होने वाली है? सो नो ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और, यहां से एक नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि सर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है तो क्या कोई रोटेटरी मोशन हो सकती है? सो लेट्स चेक। ये एक बढ़िया सवाल होगा कि क्या कोई रोटेशनल मोशन होगी। बिल्कुल ये चेक करेंगे। तो आंसर पहले मैं आपको बताऊं, कोई जरूरी नहीं है कि रोटेशनल मोशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल अभी करते हैं कि कैसे किसी भी डायपोल में रोटेटरी मोशन होगी और कैसे किसी डायपोल में रोटेटरी मोशन नहीं होगी। और एक और बात, ये बात तो आपको पता ही है कि कोई भी सिस्टम अगर है और उस पर टॉर्क एक्ट कर रही है तभी तो वो रोटेशन में आएगी ना। फोर्स अगर सिंपली एक्ट कर रही है, नेट फोर्स एक्ट कर रही है तो वो ट्रांसलेट करती है, और नेट टॉर्क एक्ट करती है तो वो रोटेट करती है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसमें टॉर्क एक्ट कर रही है या नहीं एक्ट कर रही है। टॉर्क अगर एक्ट कर रही है तो पक्का रोटेटरी मोशन होगा, और नहीं एक्ट कर रही है तो नहीं होगा। सो लेट्स चेक अबाउट द टॉर्क इन डायपोल। राइट? और इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाया गया है। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं, मुझे बहुत कुछ डिस्कस करना है इसमें। मैं डायपोल को अलग अलग ओरिएंटेशन में डालता हूं। सपोज करो कि यहां पे कोई डायपोल है माइनस Q प्लस Q, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगी इस साइड में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे है, ये सपोज करो थीटा पे है ये। तो डेफिनेटली इस केस में तो थीटा 0 नहीं है और साथ में 180 डिग्री भी नहीं है, कुछ और है, 60 30 कुछ भी हो सकती है। एक सिचुएशन और मैं बना रहा हूं, यहां पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूं,
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ऐसा कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। क्लियर? तो तीन जो सिचुएशंस मैंने बनाए हैं उन तीनों सिचुएशन को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा कि इसमें टॉर्क होगी या नहीं होगी, रोटेशनल इफेक्ट होगी या नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस ए को डिस्कस कीजिए। प्लस क्यू पे फोर्स इस साइड में क्यू टाइम्स ऑफ ई, माइनस क्यू पे इस साइड में, डायरेक्शन वाइज बात करें तो माइनस में, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्यू ई होगी। अब एक चीज को ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि ये मेरा पेन है और ये पेन ऐसा कुछ है, अगर इसके इस एंड पे कोई इधर फोर्स लगाए, सोचो, तो इस सिर तो नहीं रहेगी, ऐसे रोटेट करेगी, राइट? इस साइड में लगने से क्या होगी? इस एक्सिस के टुवर्ड्स इस साइड में रोटेट करेगी, और इस पे इधर फोर्स लगने से ऐसे रोटेट करेगी। सोचो, तो इस फोर्स के लगने से ये वाला सिस्टम क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट की बात कर रहा हूँ, और इसके फोर्स लगने से ये भी क्लॉकवाइज, और इसलिए ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज। तो क्या ये भी रोटेट कर रही है, ये भी रोटेट करने में हेल्प कर रही है? तो क्या इस सिचुएशन में, सोचो ए की सिचुएशन में, क्या टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो है या जीरो नहीं है? जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, मतलब ये रोटेट कर सकती है। क्लियर? तो क्या हमने सीखा कि जब भी किसी डायपोल को हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ और पी के साथ जो एंगल हो वो 0 या 180 डिग्री ना हो, यानी डायपोल फील्ड के या तो एलोंग ना रखी जाए या फील्ड के एंटी पैरेलल में ना रखी जाए। जैसे ये एंटी पैरेलल मान के चल रहे हैं, पी अपोजिट डायरेक्शन है ई के साथ और ये पैरेलल है, तो ऐसे दोनों ऐसे सिचुएशन में इसमें क्या हो जाती है? टॉर्क आ जाती है, और जब टॉर्क नहीं, टॉर्क आ गई मतलब नॉन जीरो है, इसका मतलब इसमें क्या है, कैसा मोशन होगा? ये रोटेशनल मोशन होगा। तो ध्यान से समझे, इसमें ट्रांसलेशन मोशन तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगी, लेकिन क्या होगी? रोटेशनल मोशन होगी। मतलब आगे तो ट्रांसलेट नहीं करेगी, सेंटर ऑफ मास ही स्थिर होगा, लेकिन ये डायपोल क्या होगी? इस तरह से होगी, तो इस तरह से ऐसे टर्न कर जाएगी, इस तरह से टर्न कर जाएगी। क्लियर? अब इस सिचुएशन में, बी वाले सिचुएशन को देखिए, या ये दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल कीजिए। इस पे फोर्स इस साइड में, इस पे फोर्स इस साइड में, क्या एक ही लाइन पर एक्ट करने वाली दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? कभी नहीं। आपने रोटेशन में तो पढ़ा ही है, जैसे कोई रॉड है, इस साइड में कोई फोर्स लग रही है, इस साइड में कोई फोर्स लग रही है, क्या ये इसको टर्न कर सकती है? कभी नहीं। सोच के देखो, ये रॉड है, यहां से कोई खींचे इसे, इसे खींचे, क्या ये रोटेट करेगी? नहीं। तो साफ क्लियर है कि ये रोटेट करने वाले है ही नहीं। ऐसा ही कुछ यहां भी है, बस प्लस पे फोर्स अब की बार इस साइड में एक्ट करने वाली है और माइनस पे इस साइड में, यहां भी वही सिचुएशन है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू पक्का जीरो है, सो नो रोटेशनल इफेक्ट। तो क्या हमने सीखा? फाइनल पूरी चीज क्या सीखा कि जब भी किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है, सो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन। नंबर सेकेंड, टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। टॉर्क जीरो कब कब होती है? जब डायपोल को हम ऐसे रखें ताकि फील्ड के एलोंग या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, उसका ओरिएंटेशन आ जाए, वैसे केस में टॉर्क जीरो होती है, सो नो रोटेशनल इफेक्ट। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री छोड़ के कोई और एंगल पे रखते हैं तो फोर्सेस जो होती है वो एक ही लाइन पर एक्ट नहीं करती है, उनके बीच कुछ ना कुछ गैपिंग आ जाती है। ये फोर्स और ये फोर्स, इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन आ जाती है। तो रोटेशन के कंसेप्ट से हम देख पा रहे हैं कि ये और ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से वो टर्न कर जाती है। सो साफ क्लियर है कि यहाँ पे टॉर्क कुछ होगा, यानी नॉन जीरो होगी, सो रोटेशनल मोशन होगा। सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है डायपोल के रिगार्डिंग। अब पहले तो आप इस चीज को कॉपी कीजिए और एक छोटी सी क्वेश्चन, एक छोटी सी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जस्ट अगले स्क्रीन में, और वो ये होगी कि जब भी किसी डायपोल को किसी थीटा पे डालेंगे जहां थीटा 0 और 180 डिग्री नहीं है, तो क्या उसमें डायपोल होगी? डेफिनेटली होगी। तो क्या होगी ये प्रॉपर हम निकालना चाहेंगे। क्लियर? तो इसमें कंप्लीट रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करके बहुत सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी डायपोल में टॉर्क निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए और जस्ट स्क्रीन में हम लोग क्या करने वाले हैं? टॉर्क इन अ डायपोल एट अ गिवन एंगुलर पोजीशन थीटा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कीजिए। तो आइए देखते हैं किसी भी डायपोल में टॉर्क क्या एक्ट करती है जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का है और इसमें किसी डायपोल को हमने रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, प्लस क्यू, माइनस क्यू
और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स ऑब्वियसली इस साइड में होगी Q टाइम्स ऑफ E, और इस पे फोर्स इस साइड में होगी, मैग्नीट्यूड तो Q टाइम्स ऑफ E ही होगी। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, राइट। और इसकी पूरी लेंथ 2L हम लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ L हो जानी है और यहाँ से यहाँ L हो जानी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से क्या होगी, ये टर्न करेगी, राइट। तो यही हमें देखना है कि टर्निंग इफेक्ट क्या है। तो डायपोल में कुछ चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। पहली चीज़, इसका डायपोल मोमेंट लेते हैं, ये इसका डायपोल मोमेंट है, शॉर्ट में लिखता हूँ P, इसका डायपोल मोमेंट लेते हैं, और इसका लेंथ तो ऑब्वियसली LL है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है। अब ध्यान से समझें, सपोज करते हैं कि ये जो डायपोल है किसी भी टाइम में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब इसकी डायपोल जो मोमेंट है, राइट। डायपोल की पहचान तो डायपोल मोमेंट से ही है ना। तो अगर मैं बोलूं कि डायपोल थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि डायपोल मोमेंट कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। सो डायपोल कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा फॉर्म कर रही है, क्लियर है, किसी भी इंस्टेंट पे। अब टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो आपको टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स, और फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से जहां से आपको क्या करनी है, टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलो मैं सेंटर के अबाउट मैं टॉर्क निकालता हूं, राइट, सेंटर के अबाउट। तो इस सेंटर से अगर हम इस वाले चार्ज पे देखें तो फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और यहां पे फोर्स ऐसे है, तो इस फोर्स पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है। सोचिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए अगर ये H1 है और ये H2 है, तो अगर मैं टॉर्क निकालूं इसमें, राइट, तो इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट किधर होनी है, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज, तो दोनों का सेंस सेम है, इसलिए एडअप होगा। तो τ1 और τ2, ठीक है, मतलब इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स क्या है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस H2, क्लियर है, और इसमें भी फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस H1। तो ये QE कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस H1। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। अब H1 और H2 की वैल्यू इक्वल ही होगी। सोचो कैसे, देखो अगर ये थीटा है ना, सोचो ध्यान से, अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा तो डेफिनेटली ये भी थीटा। तो अगर इसमें हम साइन थीटा यूज करें तो ऑब्वियस सी बात है H1 डिवाइडेड बाई L, या इसमें भी यूज करें साइन थीटा तो H2 डिवाइडेड बाई L, तो दोनों तो इक्वल ही है ना। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे हम H1 निकालें या H2 निकालें, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साफ क्लियर है कि हम H1 निकालें या फिर H2 निकालें, दोनों क्या होने वाली है, L साइन थीटा होने वाली है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं। तो QE और H1 L साइन थीटा और फिर L साइन थीटा, तो क्या मिलने वाला है, 2L साइन थीटा। तो फाइनली क्या देख रहे हैं, E इंटू Q टाइम्स ऑफ 2L इंटू साइन थीटा। और Q टाइम्स ऑफ 2L तो हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायपोल मोमेंट। तो E इंटू P इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से हमने टॉर्क निकाल लिया। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, और जैसा कि आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसका एक वेक्टर फॉर्म होना चाहिए। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। इसको हम लोग लिखते हैं P क्रॉस E। थोड़ा इस पे भी समझ लेते हैं। देखिए ये तो सही है कि A क्रॉस B का होता है A इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो P क्रॉस E को हम लिख सकते हैं P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो बहुत सारे बच्चों का बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर आपने E क्रॉस P क्यों नहीं किया, राइट। E क्रॉस P भी कर दे तो कुछ इसी फॉर्मेट का आता उसका मैग्नीट्यूड, और P क्रॉस E करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये चीज एक बेसिक क्वेश्चन होता है, हर बच्चों के जहन में ये चीजें आती हैं। मैं आपको उसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करूं। अगर आपने बेसिक टॉर्क को पढ़ा है, रोटेशन में अगर पढ़ा है, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, थोड़ा सेंस से समझते हैं इसको। जैसे अगर ये क्लॉकवाइज सेंस है तो अपने हाथों को इस तरह से हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, राइट। तो टॉर्क एक्चुअल में क्लॉकवाइज नहीं होती है, वो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज बोल रहे होते हैं, और जो अंगूठा है ना वो इशारा कर रहा होता है टॉर्क। तो टॉर्क एक्चुअली पूरे प्लेन के इन साइड में होगी। सोचिए इस तरह से हो रही तो इन साइड में होनी चाहिए, राइट। तो अब ये जो टॉर्क आनी चाहिए फाइनली वो इनसाइड में होनी चाहिए टॉर्क के बेसिक डेफिनेशन से। तो अब सोचो अगर P मेरा इस साइड में, गौर से देखो P मेरा इस साइड में है और E इस साइड है, तो P क्रॉस E कैसे होगी, सोचिए P क्रॉस E इनसाइड आ रहा है ना,
अगर गलती से भी अगर ई क्रॉस पी कर लेते तो सोचिए ई क्रॉस पी तो आउटसाइड हो जाता। तो ये चीज ख्याल रखते हैं हमेशा, मतलब यहां पे हम इंटेंशनली डाले हैं पी क्रॉस ई, ऐसा नहीं है कि ई क्रॉस पी कुछ भी डाल दिया। सो होपफुली क्लियर है। तो ध्यान रहे कि अगर टॉर्क के डायरेक्शन यहां पूछा जाए ना, तो थोड़ा मैं 11th की चीज आपको क्लियर करूं, आप कभी नहीं बोलेंगे कि सर क्लॉकवाइज टॉर्क है। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, लेकिन टॉर्क एक्चुअल में किधर है? टॉर्क एक्चुअल में इनसाइड है, इस प्लेन के जस्ट इनसाइड है। होपफुली समझ रहे हैं आप। तो चलिए ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे डाला जाए जहां पे थीटा 0 नहीं है और 180 डिग्री नहीं है, तो ऐसे केस में ये डायपोल में टॉर्क होगी, और होगी कितनी? E into P into sin theta, where theta is the angle between P and E and its vector form is P cross E. Clear? अब यहीं से कुछ स्पेशल केस आपको दिखा देता हूं। अब सोचिए कि थीटा का वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री डाल दूं, आपको फील आ जाएगा। अगर थीटा मैं 0 डिग्री डालूं तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, जैसा कि प्रीवियसली हमने देखा है। टॉर्क क्या हो जानी है? 0। अच्छा, बी केस कर लेते हैं, जब थीटा को हम 180 डिग्री डालें तब भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या होता है? 0। अच्छा, अगर मैं थीटा के जगह पर 90 डिग्री डालूं, सोचो, तो साइन 90 के वैल्यू क्या हो जाती है? 1, यानी ये मैक्स वैल्यू देने वाली है। तो टॉर्क की जो मैक्स वैल्यू होगी वो होगी P टाइम्स ऑफ E इंटू साइन 90 विच इज 1, सो P इंटू E। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क कब देखा जाएगा, जब हम डायपोल को फील्ड के साथ जस्ट परपेंडिकुलर पे डालेंगे, ठीक है, उस समय में मैक्सिमम टॉर्क देखी जाएगी। तो ये चीज साफ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों को एक बार कॉपी कीजिए, और मैं एक छोटा सा सवाल इस वाले पे वेक्टर फॉर्मेट पे आपको सेट करके और फिर बताता हूं, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से विजुलाइज कीजिए, कॉपी कीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एक सवाल सेट करते हैं। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। Find the torque in a dipole having dipole moment P equals 3I minus 4J plus 2K। डायपोल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, राइट, विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स I प्लस J प्लस 2K। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है? टॉर्क, यानी आप वेक्टर फॉर्मेट में बताइए, उसका साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आप बनाइए। तो बहुत ही आसान है सवाल, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म क्या था? P क्रॉस E। तो P और E का मैं क्रॉस करा दूं और फिर अपना आंसर आ जाएगा। क्रॉस कराना तो सबको आता होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लेते हैं ना। P को पहले लेते हैं, तो P के जो कोफिशिएंट्स है I की 3, -4 और 2, और E की कोफिशिएंट्स लेते हैं 1, 1, 2, राइट। और इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। सबसे पहले I को बाहर कर लेते हैं। I के नीचे का कॉलम रो गायब हो गया, -4, 2 और 1, 2, यही होता है ना। अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक बार थोड़ा लेंदी कर देता हूं। ऐसा कुछ होता है, फिर -j निकाला करते हैं, राइट। तो -j, ये गायब, ये गायब, 3, 2, 1, 2, प्लस के निकाल लेते हैं, और नीचे गायब, ये सारा गायब। तो 3 - 4, 1, 1। तो बेहद आसान होता है। चलिए 4, 2 = 8, -8 और -2, -j, 3, 2 = 6, -2, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, -10I कैप -4J कैप प्लस 7K कैप। क्लियर है। तो ये टॉर्क की जो वैल्यू हो गई, अगर वैल्यू की बात करें तो √10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, आप देख सकते हैं, राइट। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्लियर है।
तो बहुत ही आसान सवाल है ये, जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। कुछ नहीं है, बस आपको P क्रॉस E कर लेना है, ठीक है। अब एक बात और समझाता हूँ थोड़ा, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करने होते तो आप शॉर्ट में इस चीज को कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझे। A क्रॉस B निकालने का फंडा बहुत साधारण भी होता है। देखिए ध्यान से, अगर आपसे मैं बोलूं P यहां पे कुछ ऐसा है 3i माइनस 4j प्लस 2k, और यहां E लिख देता हूं जस्ट नीचे, और वो है i प्लस जे प्लस 2k, राइट। तो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये सब बता रहा हूं, बहुत शॉर्टकट कर सकते हो। सोचो, सबसे पहले i को लिख लो, ठीक है, i को लिख लो, अब बस इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको माइनस कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से। तो -4 × 2 -8 और फिर -2, तो -10 आ गया यहाँ पे। अब फिर सेकेंड में क्या लेते हैं, माइनस से, तो ये पूरे को गायब करते हैं। 3 2 जा 6 और -1 2 2 आता है ना ऐसे, फिर प्लस के लेते हैं, फिर ये पूरे गायब करो, 3 1 जा 3 माइनस और 1 -4 और फिर ऐसा कुछ प्लस आ जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे तो ये रिजल्ट वही आने वाला है, देख लो, -10i -4j प्लस 7k। सो दैट्स वेरी इजी, आप जैसे भी करना है कर लो, बस ये फॉर्मूला याद रखना P क्रॉस E क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, ठीक, कोई एजेंट रोटेट कराता है, तो रोटेट कराने में उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को हम लोग करेंगे। बट पहले कुछ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। याद कीजिए, वर्क एनर्जी में आप पढ़ते थे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स एक्ट कर रही है तो वर्क होगी कुछ, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद होगा। सिमिलरली अगर कहीं पे किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट है और उसमें नेट टॉर्क एक्ट कर रही है, तो वहां भी हम लोग क्या करते थे, वर्क निकाला करते थे। तो टॉ, राइट, टॉ और इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपको पता है कि वर्क होता था फोर्स डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से टॉर्क की वजह से भी रोटेशनल वर्क होती है, तो वो क्या होती है, टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही कुछ हम लोग निकाला करते थे, ठीक है। अब इस चीज को आप अच्छे से विजुलाइज कीजिए। क्या किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या उस पर कोई नेट फोर्स होगी? नहीं। एफ नेट क्या होगी? 0। तो जब फोर्स ही नहीं है तो क्या कोई वर्क होगा? नहीं। यानी कोई ट्रांसलेशन वर्क तो नहीं होने वाला, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो रही है? 0। लेकिन क्या नेट टॉर्क 0 होती है? इन जनरल नेट टॉर्क 0 तो नहीं होती है। एक पर्टिकुलर एंगल है जहां पे 0 होती है, लेकिन और सब एंगल पे तो नेट टॉर्क होती है ना। तो नेट टॉर्क होती है तो यानी रोटेशनल टॉर्क तो होगी पक्का। तो जब हम लोग बात कर रहे होंगे टॉर्क के वर्क के बारे में, राइट, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे? रोटेशनल वर्क की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको विजुलाइज करना है कि फोर्स हमेशा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अगर बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट है तो रोटेशनल के वजह से जो टॉर्क आ रही है, वो टॉर्क और जो एंगुलर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया गया है वर्क एनर्जी पावर में, कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी एक्स या डी टी या जो भी लिखना है, ऐसे भी आप करते हो इंटीग्रेशन। कब ये करते हो? ध्यान रखिए, कब करते हो? F डॉट डी एस या F डी एस का इंटीग्रेशन कब करते हो? जब फोर्स वेरिएबल होता है तब। अच्छा, उसी तरीके से अगर टॉर्क वेरिएबल है तो कैसे करेंगे? टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जब कभी हमें टॉर्क वेरिएबल दिखेगा तो टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करें, या फोर्स वेरिएबल दिखेगा तो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करें, सही जगह से सही जगह। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखेंगे। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन rotating a dipole in external electric field। तो बहुत ही सिंपल है, आप फोटो बनाओ या ना बनाओ तब भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पता है। तो किसी भी एंगुलर पोजीशन, फिलहाल किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पे इसमें टॉर्क क्या एक्ट करती है? सो आप लिख सकते हो टॉर्क एक्टिंग इन डायपोल एट एंगुलर पोजीशन थीटा।
ऑब्वियस सी बात है, ये हमने निकाल रखा है, इसका मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा हमने निकाल रखा है। अब जरा गौर से सोचो, क्या ये टॉर्क वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सोचो, अगर ये हम रोटेट करवाएंगे तो थीटा तो क्या होगी, लगातार वेरी करेगी। जब थीटा लगातार वेरी करेगी तो साइन थीटा भी वेरी करेगा। इसका मतलब साफ है कि टॉर्क कैसा है, वेरिएबल नेचर का है। और जब वेरिएबल नेचर का टॉर्क है तो वर्क भी कैसा होगा, क्या डायरेक्ट इससे गवर्न होगा? नहीं, टाउ इंटू डी थीटा, हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देंगे और वहां पे वर्क निकाल लेंगे और उस वर्क को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating it from angular position theta 1 to angular position theta 2, राइट। अभी कोई भी पोजीशन मान लो कि अगर थीटा है तो जनरल कोई थीटा 1 पे था, तो थीटा 1 से लेकर के अगर मैं थीटा 2 रोटेट कर दूं तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसी वर्क होगी, रोटेशनल वर्क होगी। ये तो मैंने आपको पीछे ही क्लियर कर दिया। और कैसे निकालेंगे, क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि टॉ क्या है, वेरिएबल है। कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। बहुत ही सिंपल है, टॉ तो आपको पता ही है, पी साइन थीटा इनटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या करते हैं हम लोग, पी को बाहर कर लेते हैं और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, आपको पता ही है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। बस अब इसका इंटीग्रल का वैल्यू डाल लेते हैं, अपर लिमिट थीटा 2 और लोअर लिमिट थीटा 1। तो फाइनली माइनस को इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। तो इस तरह से ये हमारा वर्क का फॉर्मूला बन गया जब भी किसी डायपोल को हम थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से किसी थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पे ले जाएं। तो ध्यान रहे कुछ इस तरीके का सिचुएशन हुआ। ये यहां पे इनिशियल पोजीशन इसका क्या है, थीटा 1, और फाइनल पोजीशन यहीं से स्टार्टिंग से ही थीटा 2 है। ध्यान रखेंगे, थीटा 1 ये है और थीटा 2 यहीं से है। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है ना कि किताबों में अगर आप देखेंगे तो जनरली ये फॉर्मूला नहीं दिखता। किताबों में क्या करता है कि वो इनिशियल पोजीशन को डेफिनेटली फील्ड के अलोंग लेता है, फील्ड के अलोंग, यानी स्टार्टिंग का एंगल क्या लेता है, 0। तो आप ले सकते हो कि अगर डायपोल स्टार्ट में कहां से कर रही है, अपने फील्ड के लॉन्ग वाले पोजीशन से स्टार्ट करके किसी और थीटा पे जा रही है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग को अगर हम 0 डिग्री ले लें और फाइनल को किसी और थीटा पे ले जाएं, क्योंकि अब थीटा 1 और थीटा 2 की तो फील होगी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का एंगल पता हो गया, तो बाद के पोजिशन को हम कोई थीटा बोल पाते हैं। तो क्या होगा, वर्क निकाल के देखते हैं। तो cos 0, सोचो cos 0 1 और cos थीटा 2 की जगह पर थीटा डाल लेते हैं, तो ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो एक स्पेशल केस में है। कब, जब किसी भी डायपोल को फील्ड से किसी और एंगल थीटा पे हम ले जाएंगे तो ये वर्क होगा। और ये तो जनरल चीज ये है, किसी भी थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से किसी थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पे ले जाएंगे तो ये वर्क होगी। सो होपफुली ये चीज क्लियर है आपका। तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से कॉपी कीजिए और विजुलाइज कीजिए चीजों को कि ये जो वर्क आई है वो कैसे आई है, रोटेशनल वर्क आ रही है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, ट्रांसलेशन वर्क नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्स क्या होती है, 0, राइट, टॉर्क होती है, इसलिए हमने निकाला। तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से कॉपी कीजिए। क्लियर? आइए एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट एन पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन थीटा, राइट। तो किसके बारे में बात करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। एक बात तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो हमें एक करना होता है कि किसी भी चीज के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना पड़ता है। किसको निकालना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को निकालना पड़ता है। क्लियर है? और जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा एजेंट के द्वारा किए हुए वर्क के इक्वल होता है। ये चीज ग्रेविटेशन में भी आप फील होता होगा। अगर कोई एजेंट यहां से ऊपर ले गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई वो mgh हो गई। तो बेसिकली वो mgh जो चेंज हुई है
क्या वो पोटेंशियल एनर्जी है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है? डेफिनेटली वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, थोड़ा मैं फील करवाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि किसी ब्लॉक M को हमने इस ग्राउंड लेवल से यहां पे ले गया, h हाइट ले गया, तो इसकी यहां पे आप बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। हम लोग ये भी बोला करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन इज mgh। लेकिन ध्यान रहे, ये हम तब बोल पाएंगे जब हम ग्राउंड के लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लें? जीरो। ध्यान रहे, क्या ले लें? जीरो। जब तक कि हम रेफरेंस को कुछ ले ना ले, रेफरेंस लेवल को पोटेंशियल जीरो ना ले लें, तब तक हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को mgh कभी नहीं लिख पाएंगे। हाँ, हम हमेशा लिख पाते हैं कि ये जो पोटेंशियल में जो चेंजिंग है वो है mgh। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए ui है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी uf है, तो uf माइनस ui की वैल्यू क्या है? mgh। हम अपने कन्वीनियंट के लिए, हम अपने सारे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए ग्राउंड लेवल को क्या मानते हैं? जीरो पोटेंशियल का रीजन मानते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ग्राउंड के सरफेस पे पोटेंशियल जीरो नहीं होती है, राइट? तो अगर मैं रेफरेंस को क्या ले लूं, अगर ये जीरो ले लूं, तो निश्चित रूप से यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो फाइनल क्या हो जाएगी? सोचो, mgh। तो अपने आप में ये चीज ही गलत है। किसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी निकालना अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो हमने रेफरेंस लेवल कहां लिया है, यानी जहां पे जीरो पोटेंशियल कहां लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में आप क्लियरली देख रहे हैं, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है? हाँ है। कब पोटेंशियल एनर्जी mgh है? जब ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर जनरल बात बोले तो mgh क्या है? जनरल बात बोले तो mgh है इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और वो किसके इक्वल है? तो वो एजेंट ने जो वर्क किया होगा इसको यहां से यहां ले जाने में, उसके इक्वल है। तो पहले ये फील आप करो। अब इस वाले में आते हैं, डायपोल में आपको तब फील आएगा। अब डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए किसी भी एनी पोजीशंस पे फिर से कंट्रोवर्शियल हो गया। मुझे किसी एक पोजीशंस को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो इन जनरल सारे लोग जिस पोजीशंस को रेफरेंस लेके चलते हैं, हम लोग भी वही लेके चलेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो सबसे पहली चीज कि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल सिस्टम, क्या वर्क डन बाय एजेंट के इक्वल होगी? बिल्कुल, ये तो डेफिनेट है। तो डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एजेंट तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इस टॉपिक में, और आपको याद होगा क्या निकाला था? किसी भी θ1 से θ2 पे ले जाने में क्या वर्क डन था? वो था PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही था। चलिए, ये तो हमने निकाल लिया। ध्यान रहे, अभी हमने क्या निकाला है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब डायपोल की एंगुलर पोजीशन θ1 से θ2 हो जाएगी, यानी वो वर्क के ही इक्वल होगा। अब एक चीज समझिए, जब भी किसी डायपोल को हम फील्ड में रखते हैं तो जनरली सारे लोग इसके 90 डिग्री वाले पोजीशंस को जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं। इस वाले पोजीशंस को क्या मान के चलते हैं? जीरो पोटेंशियल। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे लिखूं, टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट θ1 इक्वल्स 90 डिग्री टू बी जीरो। इनिशियली स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, तो इनिशियल एंगल तो वही होगा 90 डिग्री। अगर मैं इनिशियली इस वाले पोजीशंस को अगर मैं क्या मान के चलूं? जीरो मान के चलूं। ध्यान रखें, ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है चीज, राइट ना? ये एजम्पशन पे बेस्ड है। अगर मैं कहीं का रेफरेंस लिया तो उस बेसिस पे, तो अगर 90 डिग्री को अगर मैं जीरो पोटेंशियल मान के चलूं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला रीजन मान के चलूं, तो तब तो आपको पता पड़ गया ना कि इनिशियल केस में, यानी θ1 के केस में 90 डिग्री थी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं u फाइनल माइनस जीरो और p टाइम्स ऑफ e, और ये θ1 क्या डाल रहे? ऑब्वियसली 90 डिग्री। और जब ये इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री है तो बाकी पोजीशन कोई और थीटा होगी, मैं जनरल थीटा लिख रहा हूं, तो ये जीरो। तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या देख पा रहे हो? PE, ये जीरो माइनस यानी माइनस PE cos थीटा। तो ध्यान रहे, ये जो चीज है किसी भी थीटा पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस रेफरेंस से है? तो 90 डिग्री वाले पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हैं तब। होपफुली क्लियर है। अगर किसी ने इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं माना, कुछ मान लिया 4 जूल 5 जूल, आपसे सवाल किया जा सकता है 4 जूल या 5 जूल,
तब आपके आंसर क्या हो जाएंगे किसी और पोजीशन पे, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल की जगह पर 0 डाल के 4 डालेंगे, और इनिशियल तो ये 90 है ही, बाद में कोई थीटा दे देगा, फिर उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ लेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में इस बात की बिल्कुल चर्चा की जा सकती है कि 90 डिग्री वाले पोजीशंस को अगर हमें 0 पोटेंशियल ना लेके चलूं, राइट, या किसी और पोजीशन को हम 0 पोटेंशियल ले ले, ये भी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियल एंगल क्या है, कौन सा पोजीशन 0 पोटेंशियल वाला है। तो इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखें। तो ध्यान से समझ में आ रही है बात है कि क्या मैंने निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला किसी थीटा पोजीशन पर, क्या मानते हुए 90 डिग्री वाले पोजीशंस को, क्या कौन सा पोजीशन, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को थोड़ा हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी कर लें, -P.E। क्लियर दिख रहा होगा, -P cos थीटा है ना, तो P.E कर लेंगे तो क्या होगा, P cos थीटा। सो ये चीज आपके आ गया। तो क्या हम लोग सीखे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल एट अ गिवन पोजीशन थीटा, राइट। और इस पूरे चीज में रेफरेंस क्या है, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या लिया गया है, 0। चलिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हेडिंग लगने वाला है इक्विलिब्रियम ऑफ ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, शुरू से मैं चर्चा कर रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं। समझिए इक्विलिब्रियम वर्ड तो आपको पता ही है, राइट। जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स नेट टॉर्क अगर दोनों ही 0 हो जाए तो सिस्टम क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम 3 टाइप के मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में बता रखा है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ज़्यादातर हम लोग इसमें स्टेबल और अनस्टेबल ही डिस्कस कर रहे होंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, मैं एक बार रिकैप कर दूं। किसी भी सिस्टम को अगर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी जिस पोजीशन पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 लग रही है, थोड़ा डिस्टर्ब कर दे और उस ऑब्जेक्ट की वापस उसी जगह पर आने की टेंडेंसी हो, मीन पोजीशन पर आने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। और अगर उसी पोजीशंस पे अगर कोई डायपोल है और उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, या कोई सिस्टम है उसको अगर डिस्टर्ब कर दे, तो वापस उस पोजीशन पे ना के कंप्लीटली डिस्टर्ब भी हो जाए, फाइनल कभी वो वापस ना लौटे, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलिए देखते हैं कि डायपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी एक्सटर्नल फील्ड में। तो चलिए एनालाइज करते हैं चीजों को। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, तो पहले तो नॉर्मल सी बात है कि कौन ऐसा पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। पहले तो ये जल्दी से जज कर पाएंगे हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट फोर्स तो कभी भी कहीं भी 0 हो जाएगी, ठीक है, कहीं कैसे भी रखेंगे तो जितनी फोर्स आगे उतनी फोर्स पीछे, तो फोर्स का तो इशू है ही नहीं, टॉर्क का इशू है। तो ध्यान से सोचें, टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, PE sin थीटा देखा था ना। तो 2 ही एंगल है जिसपे ये इसका वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, और वो क्या क्या है, थीटा 0 डिग्री और नहीं तो 180 डिग्री। 2 ही एंगल है, तो बस हमें टेंशन भी नहीं है, बस 2 एंगल्स पे हम चेक कर ले कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो कैसे इक्विलिब्रियम में है। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जब थीटा इक्वल्स 0 डिग्री होगी, और सेकंड केस चेक करेंगे जब थीटा 180 डिग्री होगी। तो चलिए यहां पे एक डायपोल डालने की कोशिश करते हैं। और इतना तो आपको पता ही है 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, मतलब डायपोल मोमेंट जो है ई वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल पे हो, इसका मतलब होता है 0 डिग्री। सो चलिए इसको चेक करते हैं, क्या अभी के सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में है, डेफिनेटली, क्योंकि इस पर नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स तो 0 होती ही है। तो सबसे पहले तो इसको डिस्टर्ब करके देखते हैं कि ये जो पोजीशन है वो किस टाइप की इक्विलिब्रियम में है। इसको चेक करने के लिए इसको डिस्टर्ब करके कोशिश करते हैं। तो सोचिए अगर मैं इसको यहां पे ऐसे ले आऊं, राइट, अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं तो सोचिए क्या इस पर फोर्स इस साइड में लगने लगेगी और इस पे फोर्स इस साइड में लगने लगेगी, और क्या अब इस पे जो टॉर्क डेवलप होगा, राइट, जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, क्या क्लॉकवाइज होगी, इसकी क्लॉकवाइज। तो हमने जरूर इसको ऐसे करके डिस्टर्ब किया है, जब वापस छोड़ देंगे तो क्या वापस ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल वापस आ जाएगी। तो साफ क्लियर है कि इसकी टेंडेंसी वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पर आने की है। तो कैसे इक्विलिब्रियम में है ये, तो डेफिनेटली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है।
क्लियर? एक तरीका तो ये जानने का है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, एनर्जी मेथड। देखिए, किसी भी सिस्टम की अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो उस पोजीशंस पे हम एनर्जी को चेक करके पता कर सकते हैं कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। देखिए, कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होती है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई भी सिस्टम स्टेबल में तब होती है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और अनस्टेबल कब होती है? जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो लेट्स चेक। अभी थोड़ी देर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी चेक किया था, निकालना सीखा था एक्चुअली, माइनस पी डॉट ई। अगर मैं बात करूं तो पी ई कॉस थीटा। अभी सोचिए, यहां थीटा क्या है? 0, तो कॉस 0 का वैल्यू ऑब्वियसली 1, तो माइनस पी। अब सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी इससे कम तो अब नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉस थीटा का वैल्यू तूने 1 डाला और पीछे क्या है? -1, तो इससे तो कम हो ही नहीं सकती, राइट? तो इससे कम, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 से भी और छोटा है ना, ये नेगेटिव है, तो ये सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी डायपोल सिस्टम की थीटा इक्वल 0 पर, ये मुझे क्या दिख रहा है? मिनिमम दिख रहा है। क्लियर? ऐसे में हम चेक करके बताएंगे कि 180 पर क्या होगा। तो सोचो, 180 अगर डालते, अभी हम चेक करेंगे, अगर 180 डालते तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 और माइनस प्लस, तो प्लस पी आ जाता। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में और 180 डिग्री के पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा है? 180 डिग्री वाला। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी की अगर मैक्स होती है तो वो अनस्टेबल में, और अगर मिनिमम होती है तो स्टेबल। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं 180 डिग्री का केस ये सेकेंड होगी, तो आंसर तो आपको पता पड़ ही गया है, फिर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं चीजों को। ऐसा ही कुछ सिस्टम है, उल्टा किया मैंने। डायपोल इस साइड में है, डायपोल मोमेंट इस साइड में है, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री। अब थोड़ा डिस्टर्ब करके देखते हैं क्या होने वाला है। सपोज करिए कि मैंने यहां पे डिस्टर्ब किया, अब की बार यहां माइनस क्यू है, तो फोर्स इस साइड या इस साइड? ऑब्वियसली इस साइड, और इस पे फोर्स इस साइड। अब सोचिए, अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर दिया, तो अब इस पे जो टॉर्क होगी, राइट, और उस टॉर्क की वजह से जो रोटेशन की सेंस होगी, सोचिए कैसे होगी? ऐसे सोचो, ऐसे फोर्स लग रही, तो ये ऐसे रोटेट करेगा ना। तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया, तो ये वापस पीछे ना आकर के और ऐसे रोटेट हो जा रही है, मतलब और डिस्टर्ब हो जा रही है, वापस इस पोजीशन पर कभी आने वाली नहीं है। तो साफ क्लियर है कि थोड़ा भी अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं तो वापस ये डिस्टर्ब भी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये कैसे इक्विलिब्रियम होगी? तो ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इस पर, इस वाले पोजीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब एक बात और, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और इसका वैल्यू माइनस यानी प्लस पी। तो इस तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? मैक्स है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो होपफुली ये चीज क्लियर है। अब एक छोटी सी टॉपिक और है जिसका बेस इसी में छुपा हुआ है, ठीक है? तो उस बेस को मैं पहले आपको क्लियर करता हूं, फिर उस टॉपिक को हम लोग लगाते हैं। पहले आप एक छोटी सी चीज और समझते हैं। जैसा कि इस केस को आपने देखा, इस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में, सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या ये सिस्टम वापस अपने ही पोजीशन पर आने के लिए तैयार रहती है? बिल्कुल। अब सोचिए, इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए। सपोज कीजिए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और मैंने किसी डायपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब किया, जैसे यहाँ पे, तो क्या ये वापस अपने पोजीशन पे आएगी? बिल्कुल आएगी। और जब ये वापस अपने पोजीशन पे आएगी, तो क्या यहाँ पे स्थिर रहेगी या कुछ रफ्तार एक्वायर कर रहेगी, कुछ एंगुलर स्पीड एक्वायर किए रहेगी? तो जैसे ही आएगी तो कुछ एंगुलर स्पीड एक्वायर की रहेगी, जिसकी वजह से वो नीचे तक चली जाएगी, और जैसे ही नीचे चली जाएगी तो फिर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होकर नीचे चली गई, तो फिर इसकी टेंडेंसी होगी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आए, राइट? स्टेबल है इसलिए, तो वापस जैसे ही आएगी तब तक फिर रफ्तार एक्वायर कर लेगी, फिर ऊपर चले जाएगी। तो इस डायपोल की जो पोजीशन होगी, अगर आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया तो कुछ इस तरीके की पोजीशन, कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। आपको विजुलाइज हो रहा है ये चीज इस तरीके से, ठीक है? तो अभी हम लोग को ये डिस्कस करना है कि अगर एक बार ऑसिलेट करने लगी तो पूरे एक ऑसिलेशन में, मतलब कि टॉप, मान लो टॉप से फिर यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, और टॉप पे जाने में, या इस पोजीशन से टॉप, फिर यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगने वाला है, इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीजें कहां से आई है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को ही अगर मैं डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं तो वहीं से एसएचएम वाली कंसेप्ट आई है, ऑसिलेशन की कंसेप्ट आई है। सो होपफुली मेरी बात क्लियर है।
तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर मैं वो केस लगाता हूं यहां पे। आइए अब बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, और यहां पे किसी डायपोल को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है फिलहाल। थोड़ा हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, और ये जो डिस्टर्बिंग है बहुत स्लाइट है, बहुत स्लाइट है यार। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, तभी हम एसएचएम पे बात कर पाएंगे। अब सोचिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी सिस्टम को अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूं, तो उस सिस्टम पे डिस्टर्ब पोजीशन से वापस पोजीशन में लाने के लिए जो फोर्स या जो टॉर्क रिक्वायर्ड होती है, जो टॉर्क लग रही होती है, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क बोला करते हैं। तो यहां पे फोर्स तो है ही नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड में तो चार्जेस पे फोर्स, डायपोल पर तो नेट फोर्स जीरो ही होगी, तो टॉर्क की बात करेंगे। तो अगर मैं बोलूं यहां पे इफ डायपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड from its stable equilibrium position, then restoring torque क्या होगी? तो टॉर्क तो किसी भी एंगुलर पोजीशन पर आपको पता ही है, आपने निकाल रखा है पी साइन थीटा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या ये थीटा बड़ा है या छोटा है? मैंने पहले ही बताया काफी स्मॉल है, और जब एंगल्स काफी छोटे होते हैं तो साइन थीटा को नियरली हम थीटा के बराबर लिखते हैं। तो इस साइन थीटा को नियरली हम क्या लिखेंगे? पीई थीटा, राइट। तो टॉर्क क्या होगी? पीई थीटा। अगर आपने एसएचएम पढ़ा है, राइट, तो एसएचएम में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं। एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस कर रही होती है, राइट, और वापस आ रही होती है, तो वहां पे रीस्टोरिंग अगर फोर्स लगता है तो F इक्वल्स KX, मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टर वाइज तो माइनस लगाते हैं। तो यहां जो K होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। और इसके हेल्प से अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो 2 पाई रूट अंडर m/k, इतना तो आइडिया होगा ही। सिमिलरली अगर कहीं टॉर्क एक्ट कर रही है तो टॉर्क होती है K टाइम्स ऑफ थीटा, टॉर्क होती है K टाइम्स ऑफ थीटा। तो टॉर्क के हेल्प से अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो जहां मास होती है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की हो जाती है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है, और यहां पे K वही यूज करते हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये एसएचएम का फैक्ट है, उसको आपको यूज करना है। तो पहली चीज ये कि क्या इसको डिस्टर्ब करने से क्या वो ये एसएचएम करेगी? हाँ, ये तो मैंने प्रीवियसली आपको समझाया कि बिल्कुल एसएचएम करेगी, बिल्कुल इस ऐसे करके छोड़ेंगे तो वापस ऐसे करते रहेगी। हाँ, क्या ये एसएचएम होगी या नहीं होगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर थीटा स्मॉल ना हो तो क्या टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो सकती है? नहीं, साइन थीटा के डायरेक्टली है। लेकिन अगर थीटा काफी छोटा हो तो साइन थीटा को नियरली थीटा लिख पाएंगे, तब टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे, दो बातें हैं। अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो क्या ये एसएचएम है या ऑसिलेशन? हर ऑसिलेशन एसएचएम हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर थीटा काफी छोटा हो गया तब क्या हो जाएगा? टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तब ये एसएचएम हो गई। सो दिस इज द केस ऑफ एसएचएम, और दिस इज नॉट द केस ऑफ एसएचएम, राइट। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है थीटा के। तो चलिए ये तो पता पड़ गया कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा whenever थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो नाउ व्हाट इज K हियर? K is P times of E. So what is the time period of oscillation of dipole? तो जो फैक्ट है उसी से निकाल लेते हैं। तो T will be 2 pi root under I by K. What is K? K is PE. और I क्या है? तो याद रखेंगे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रही होगी? ऑसिलेट कर रही होगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर इसकी मास m हो, इसकी मास m हो, राइट,
और इसका सेपरेशन जो है या जो कनेक्टर है उसका कोई मास ना हो, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी m टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर और m टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर यानी ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर यानी 2ml स्क्वायर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि T में I क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो चलिए होपफुली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो चलिए ये जो सेशन है, इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं तो उस डायपोल की क्या बिहेवियर होगी, उस पर फोर्स क्या एक्ट होगी, टॉर्क क्या होगी, टॉर्क लगने की वजह से एक्सटर्नल एजेंट को एक वर्क करना पड़ेगा θ1 से θ2। जब वर्क निकाला एजेंट के द्वारा तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन किया और फिर साथ साथ हमने इक्विलिब्रियम के कंडीशन को भी डिस्कस किया। और जब इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करें तो वापस अपने पोजीशन पे रिटर्न आती है वो, जिसके वजह से हमने एसएचएम वाली केस या ऑसिलेशन वाली केस भी डिस्कस कर डाला और साथ साथ हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो अब के वीडियोस, आज के वीडियो सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और साथ साथ दो डायपोल्स के बीच फोर्स कैसे एक्ट करती है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। सो होपफुली ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और इस वीडियो सेशन को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।